नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल UNDV टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे। सभी खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी अपडेट्स जान लेते हैं। कुछ आईपीएस अधिकारियों ने की थी ठाकरे सरकार गिराने की कोशिश, अनिल देशमुख ने किया है सनसनीखेज खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कुछ आईपीएस अधिकारियों ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशों को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे की पुष्टि करते हुए राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह इस पर सार्वजनिक टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आप लोगों को दोस्तों बताते चले 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों ने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने की कोशिश की थी। उसमें एक अति वरिष्ठ महिला अधिकारी भी शामिल है। विधायकों को धमकाना हो, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहना हो, आपकी फाइलें हमारे पास आए जैसे बयान देने जैसी बातें सामने निकल के आई हैं। और उसके बाद खुद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और इस पूरे मामले को संभाला। देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने की है सनसनीखेज खुलासे की पुष्टि और कहा है कि कुछ आईपीएस अधिकारियों ने की थी ठाकरे सरकार गिराने की कोशिश। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि कांग्रेस इन दुर्भावनापूर्ण और गलत समय पर पेश किए गए विधायकों का जबरदस्त तरीके से विरोध करती है। कांग्रेस इन विधायकों को खारिज करती है। हम किसानों के इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, विधायक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि पार्टी इस विधायक का विरोध करती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का मानना है कि ये उनकी आत्मा पर हमला है। इन विधायकों पर सहमति किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह बहुत ही स्पष्ट है कि मोदी सरकार का मकसद हमारे किसानों को बर्बाद करना है और कॉरपोरेट क्षेत्र की मदद करना है। हमारी पार्टी ने कृषि विधायकों का विरोध करने का निर्णय किया है। सरकार को विधायकों पर पुनर्विचार करना ही होगा। कम से कम उन्हें इसे चयन समिति को भेजना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कृषि विधायकों को लोकसभा से पास कराने के बाद अब राज्यसभा की बारी है। यहां बिल पास कराना केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती ही है। इन विधायकों को लेकर के एनडीए गठबंधन की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल के विरोध की वजह से सरकार के लिए सदन के अंदर और बाहर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, सदन में 86 सांसद हैं बीजेपी के, और बिल के लिए 122 वोट की जरूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि राज्यसभा के गणित में पूरी तरीके से मोदी सरकार कमजोर ही नजर आ रही है और बढ़ सकती है राज्यसभा के अंदर बीजेपी की चुनौतियां यहाँ पर। और आप लोगों को दोस्तों ये भी बताते चले कि जैसे ही कृषि मंत्री ने राज्यसभा में ये तीनों ही विधेयक पेश किए, वैसे ही कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दलों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा करना शुरू कर दिया और लगातार विपक्ष इन तीनों ही विधेयकों का विरोध कर रहा है। और विपक्ष का कहना है कि वो इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। दोस्तों अगर आप लोग भी इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं, देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दोस्तों एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आ रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यह सर्वे आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के करवाया है और इस पोल के नतीजे काफी चौंकाने वाले सामने निकल के आए हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर आम आदमी पार्टी ने यहां पर ट्वीट किया है कि कौन जीतेगा बिहार, और यहां पर पोल करवाया है
और इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आम आदमी पार्टी, दूसरा है जेडीयू प्लस भाजपा और तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस प्लस आरजेडी यानी कि महागठबंधन। और देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने इस पोल के नतीजे भी आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के समर्थन में 15% जनता खड़ी हुई है, तो वहीं जेडीयू प्लस भाजपा के समर्थन में 10% जनता, और वहीं देख सकते हैं कि कांग्रेस प्लस आरजेडी यानी कि महागठबंधन को जनता का जबरदस्त समर्थन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। 76% जनता कांग्रेस प्लस आरजेडी के साथ खड़ी है। और एक तरीके से देखा जाए तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि यहां पर विरोध में ही लहर सीधे तौर पर साफ नजर आ रही है, क्योंकि नौजवानों में गुस्सा है। नीतीश सरकार को लेकर के किसानों के बीच में काफी आक्रोश देखा जा रहा है एनडीए सरकार को लेकर के बिहार के अंदर। और यहां पर देख सकते हैं कि इस सर्वे के अनुसार देखें तो जेडीयू और भाजपा का सोपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है और प्रचंड जीत मिलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस प्लस आरजेडी को। क्या दोस्तों आप लोग इस पोल से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग किस पार्टी को समर्थन करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। विपक्षी दलों ने पीएम केयर्स फंड के गठन पर सवाल उठाया, पारदर्शिता की कमी का लगाया है गंभीर आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने लोकसभा में पीएम केयर्स फंड के गठन का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। लोकसभा में आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि पीएम केयर्स फंड के गठन का क्या तर्क है, जबकि पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मौजूद है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आखिर पीएम केयर्स कोष में क्या छुपाया जा रहा है, यह तो कोई रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन अब इस बारे में वो क्या कहेंगे? क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी एक निजी ट्रस्ट बना करके ऐसा कर सकता है? निजी ट्रस्ट की क्या आखिर जरूरत है? ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि विपक्ष ने घेरा है पीएम केयर्स फंड पर केंद्र की मोदी सरकार को लोकसभा में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा कि कोई भी ताकत हमें एलएसी पर गश्त से रोक नहीं सकती है, लेकिन सच चीन ने क्षेत्र पर कब्जा करके भारत को 50 वर्ग किलोमीटर इलाके में जाने से रोका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले 5 महीनों से लगातार तनाव जारी है। दोनों ही देशों की सेनाएं इस वक्त पूरी तैयारी के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपने एक बयान में दावा किया था कि एलएसी पर दोनों देशों के गश्त के तरीके और पारंपरिक इलाके पहले से तय हैं और दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना को गश्त करने से रोक नहीं सकती है। उन्होंने दावा किया था कि गश्त के तरीकों में भी बदलाव नहीं होगा। हालांकि अब यह खुलासा हुआ है कि चीन ने पैंगोंग त्सो के अलावा डेप्सोंग में भी भारतीय सेना के 5 पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट में गश्त पर रोक लगा दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जिस इलाके पर भारतीय सेना की गश्त रोकी गई है वह करीब 50 वर्ग किलोमीटर का है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एलएसी पर गंभीर हालात लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बनाया है नया गठबंधन। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डी के साथ संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन नामक नया गठबंधन बनाया है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासन को नाकामयाबी भरा बताते हुए ओवैसी ने कहा है कि इतना लंबा ऐतिहासिक मौका उन्हें इस प्रदेश की जनता ने दिया, पर उसे उन्होंने गंवा दिया और 15 साल की सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल रही है। ये यहां पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भाजपा को मध्य प्रदेश में 15 साल के शासन का हिसाब देना चाहिए, ये यहां पर कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद
स्वयं का हिसाब नहीं दिया और उनसे 15 महीने के शासन का हिसाब मांगते हैं। कमलनाथ ने भाजपा पर प्रदेश में धन बल के जरिए सत्ता में आने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं कमलनाथ ने आगे कहा है कि भाजपा केवल प्रचार ही करना जानती है। 15 साल में शिवराज ने केवल घोषणा ही की है, कुछ भी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। जनता जानती है कि उनकी सरकार कैसे नोट से बनी और हमारी वोट से। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर और यहां पर खरीद फरोख्त करके उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी सिर्फ जनता को मूर्ख ही बना रही है, सिर्फ घोषणाएं करती है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं करती है। ये यहां पर कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। क्या दोस्तों आप लोग कमलनाथ की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। हमारे चिंता जताने के बावजूद भी बीजेपी नेतृत्व का मुद्दे को हल नहीं करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये यहां पर कहना है अकाली दल का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि विधेयकों को लेकर के बीजेपी नेतृत्व को पार्टी की चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद भी मुद्दों को सुलझाया नहीं गया है। अकाली दल ने इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों से विधेयकों के खिलाफ अपने संघर्ष में शामिल होने की अपील भी की है। ये यहां पर अकाली दल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, चीन की तरह दूसरे पड़ोसी देशों से भी बात होनी चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नजरबंदी से रिहा होने के बाद पहली बार संसद में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में कहा कि बॉर्डर पर होने वाली तकरार काफी बढ़ रही है और लोग मर रहे हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह चीन से बातचीत कर रही है कि वो पीछे हट जाए, वैसे ही हमें हमारे पड़ोसियों से बात करनी चाहिए। ये यहां पर कहना है फारूक अब्दुल्ला का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश, भेजा गया राइसिन जहर वाला खत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर भेजे गए राइसिन जहर से भरे एक पत्र को व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही रोक लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस चिट्ठी को व्हाइट हाउस में डाक की जांच करने वाली स्क्रीनिंग फैसिलिटी में पकड़ा गया है। अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि जांच एजेंसी FBI यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह लिफाफा कहां से आखिर आया है और आखिर इसे किसने भेजा है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम इस समय की बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत